हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ विषय का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कंपनी में अन्याय और कुप्रबंध के रोकथाम के लिए क्या कोई प्रोविज़न बनाए गए हैं। इज़ देयर एनी प्रोविज़न रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन को हम उत्पीड़न भी बोलते हैं, अन्याय भी बोलते हैं, और मिसमैनेजमेंट को कुप्रबंध के नाम से जाना जाता है। हमने अपने पिछली क्लास में मेजॉरिटी पावर्स और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में जाना था, जहां पर आपको ये बताया गया था कि कंपनी में ज़्यादातर जो बहुमत अंशधारी होते हैं उन्हीं की बातों को माना जाता है, उन्हीं के द्वारा दिए गए वोट्स के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो क्या माइनॉरिटीज़ या जो अल्पमत होते हैं उनके कोई राइट्स नहीं हैं? तो हमने ये जाना था कि उनके भी राइट्स होते हैं, और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक फेमस केस स्टडी की थी फॉस वर्सेस हॉरबॉटल की, जिसके अंतर्गत आपको ये बताने का प्रयास किया गया था कि कंपनी में मेजॉरिटी रूल प्रिवेल करता है, लेकिन इसी केस के बाद कुछ एक्सेप्शन भी बनाए गए कि कुछ केसेस में माइनॉरिटीज़ को भी या अल्पमत अंशधारियों को भी ये अधिकार होता है कि वो न्यायालय की शरण ले सके। तो इसी टॉपिक से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है, और जहां हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि कौन जा सकता है न्यायालय, आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर किसी के साथ किसी भी तरीके का अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, या कंपनी में किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट होता है या कुप्रबंधन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो किस तरीके से कोर्ट में जा सकता है, या किसे अधिकार है, या वो कौन से मेथड का प्रयोग कर कर कोर्ट में अपने केस को प्रोसीड कर सकता है। तो ये बात हमें जान लेना है, आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे। इसे शुरू करने से पहले कुछ और भी बातें मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक लोकतंत्रीय तरीके से चलती है, डेमोक्रेटिक वे में चलती है, जहां सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। कंपनी में सारे निर्णय कंपनी की मीटिंग्स के अंतर्गत सभा बुलाकर किए जाते हैं, और कंपनी में वोट देकर उन निर्णयों को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर किसी के साथ, किसी सदस्य के साथ, किसी मेंबर के साथ, किसी अंशधारी के साथ, कंपनी में काम करने वाले किसी कर्मचारी या मैनेजरियल पर्सनालिटी के साथ किसी भी तरीके का कंपनी में उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है, या कुप्रबंधन होता है, या कंपनी गलत हाथों में चली जाए या गलत तरीके से चलाई जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं, और उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या जिसे NCLT इन शॉर्ट बोला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि एक जुडिशियल बॉडी है, जहां पर सबसे पहले अगर कंपनी से संबंधित कोई विवाद होते हैं या किसी भी तरीके का अन्याय होता है किसी मेंबर के साथ, कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी के साथ, तो वो NCLT की शरण ले सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की शरण ले सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, तब इसे एक तरीके से गठित किया गया था, और ये 2016 में इसे शुरू किया गया। मतलब इस जो हम बोलते हैं ना कि विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो ये 2016 से जो है शुरू है। और इससे पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, जिसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी किसी मेंबर को, तो वो अपनी याचिका दायर करता था। लेकिन अब इसे NCLT के नाम से जाना जाता है, जिसके लगभग 11 बेंचेस हैं। इसका हेड बेंच, हेड जो बोलते हैं हम लोग, हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और इन 11 बेंचेस के अंतर्गत रीजनल इनके जो है सेंटर भी हैं, और अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में इन 11 बेंचेस के अंतर्गत जुडिशरी प्रोसीड की जाती है कंपनी के मामलों से संबंध के संदर्भ में। किसी भी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके संदर्भ में, तो NCLT के अंतर्गत वो मामले दर्ज होते हैं, और वहीं पे उनकी सुनवाई होती है। तो आज के इस क्लास का हम 2 भाग देखेंगे। आज पहला भाग है, इसके
इस भाग में आप ये जानेंगे सबसे पहले कि ऑपरेशन क्या होता है या उत्पीड़न क्या होता है, और कुप्रबंधन या मिसमैनेजमेंट क्या होता है, और कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं या ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। उन एग्जाम्पल से हम ये जानेंगे कि कौन ऑपरेशन है और कौन मिसमैनेजमेंट है। तो हम इस क्लास के आज पहले पार्ट में इन दो चीज़ों को जानेंगे। फिर अगले भाग में हम क्या ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि जब किसी को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दीजिए तो उसका दुरुपयोग भी करना शुरू कर देता है। गलत सलत केस भी जो है न्यायालय में आने शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्याय और कुप्रबंध के दायरे में नहीं आती हैं, हम उसे भी जानेंगे। कौन अपील कर सकता है? अभी हम लोगों ने जाना कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो माइनर भी अपील कर सकता है, लेकिन माइनर अकेले नहीं अपील करता। इसकी कुछ स्पेसिफिक संख्या है, 1/5, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी होते हैं माइनर के, वो न्यायालय की शरण लेते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि मेजॉरिटी ही सारे जो है कोर्ट केस प्रोसीड करता है, लेकिन माइनर भी जाता है तो वो अकेले नहीं जा सकता, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर बनाए गए हैं। तो हम उसे भी उस सेकेंड पार्ट में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ट्रिब्यूनल क्या आदेश दे सकता है अगर ये बात सिद्ध हो जाए कि कंपनी में अन्याय है, कंपनी में उत्पीड़न है, मेंबर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो एनसीएलटी क्या ऑर्डर दे सकता है, हम इसे उस दूसरे पार्ट में जानेंगे। तो इस क्लास के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम आज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं उसे जानेंगे, और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि क्या ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के दायरे में नहीं आता है, कौन अपील कर सकता है, और क्या आदेश एनसीएलटी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत हम इससे करेंगे। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या होता है, मतलब अन्याय और कुप्रबंध क्या होता है, इसे हम जान लें। जब बात की जाए कंपनीज एक्ट 2013 की, तो वहां पर अन्याय और कुप्रबंध को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, कोई भी स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं दी गई है। लेकिन जब हम सेक्शन 241 और 245 देखते हैं तो कहीं वहां पर जिक्र हुआ है ऑपरेसिव टर्म का, और उसी से हम ये बता सकते हैं कि अन्याय और कुप्रबंध होता क्या है। आपको भी लग रहा होगा जब हम अन्याय की बात करेंगे तो वो सीधे सीधे कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर से जुड़ी हुई बात होगी, और जब कुप्रबंध की बात आएगी तो लग रहा है कि कंपनी को सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा है, या कंपनी का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा है, या कंपनी का प्रबंधन सही हाथों में नहीं है, ये उससे संबंधित बात हो सकती है। तो इसी के फैक्ट और फिगर्स को हम लोग जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अन्याय, उत्पीड़न और कुप्रबंध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड पर जैसा पहले से हम लोग करते आए हैं, कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं और मैं उसे आपको समझाने का, बताने का पूरा प्रयास करूँगा। हाँ, मुझे पता है आपको ये लगता होगा कि बोर्ड पर चीज़ें उतनी साफ दिखती नहीं हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसे बोलूँ और फिर उसे हिंदी में रूपांतरित करके भी आपको समझाने का प्रयास करूँ। तो चलिए बहुत जल्दी से हम इसको जो है देख लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मतलब कंपनी में अन्याय और कुप्रबंध के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं, रोकथाम के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो इसकी शुरुआत क्या है? It may be noted that the term operation has not been defined anywhere in the Companies Act 2013। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ऑपरेशन टर्म कहीं भी कंपनीज एक्ट 2013 में परिभाषित नहीं किया गया है। However, by implication of section 241, जो भी मैंने आपको बताया, subsection A of the act, operation is related to member or members of the company। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि सेक्शन 241 सबसेक्शन ए में कहीं ना कहीं टर्म ऑपरेशन का जिक्र है, और वो ऑपरेशन या उत्पीड़न टर्म जो कि किसी सदस्य या कंपनी के सदस्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब उत्पीड़न किसके साथ होगा? कंपनी के सदस्य या कंपनी के सदस्यों या सदस्य के साथ हो सकता है। मेंबर्स या शेयर होल्डर दोनों हम बोल सकते हैं। फिर वेरीज बाय इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 241 एंड 245, मिसमैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मेंबर्स, एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, द कंपनी एंड द पब्लिक। तो यहां पर एक बात बोली गई है कि जब हम बात करते हैं
ऑपरेशन की तो वो मेंबर या मेंबर ऑफ द कंपनी से केवल जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन जब हम बात मिसमैनेजमेंट की करते हैं, सेक्शन 241 और 245 के इंप्लीकेशन यहां पर लागू होते हैं, जो कि किससे संबंधित होते हैं? सदस्यों से, किसी विशेष वर्ग के सदस्यों से, या कंपनी से, या जनता से। तो मतलब मिसमैनेजमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं, और ऑपरेशन जो सीधे सीधे केवल मेंबर या कंपनी के सदस्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब अन्याय और उत्पीड़न मेंबर्स के साथ, और मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंध की जब बात करेंगे तो उसमें कंपनी, जनरल पब्लिक, मेंबर सभी को सम्मिलित किया जाएगा। चलिए कुछ और भी चीजें देख लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट दिस इज एन इंप्लाइड डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो एक अंतर बताने का प्रयास किया गया है, और यह अंतर भी साफ साफ नहीं है कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। Simply based on the fact that the word operative has been used in section 241 in relation to a member or members only and not in relation to the company or the public. तो यहां पर यह बात बोली गई है कि कोई अंतर स्पष्ट नहीं है, लेकिन सेक्शन 241 में सेक्शन 241 सब सेक्शन ए में यह बताया गया है ऑपरेटिव टर्म जो कि केवल सीधे सीधे मेंबर या सदस्य या सदस्यों से जुड़ा हुआ है, वो कंपनी या पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑपरेटिव वो केवल मेंबर्स से जुड़ा हुआ है या मेंबर ऑफ द कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो पब्लिक और कंपनी से उसका जुड़ाव नहीं है। तो यही एक डिफरेंस है कि जब हम ऑपरेशन टर्म का बात करें तो वो मेंबर से संबंधित होगा, अन्याय किसके साथ होगा? मेंबर्स के साथ होगा। और जब हम मिसमैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो पब्लिक, जनरल पब्लिक, मेंबर्स, उसमें सबको सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो यही बताया गया, कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस यहां पर बता दिया कि मेंबर्स के लिए होगा तो वो अन्याय होगा, और कंपनी वगैरह सभी को जब सम्मिलित कर लिया जाए तो हम उसे कुप्रबंध बोलेंगे। However, no explicit difference has been made between operation and mismanagement in the act. तो यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि कोई अंतर नहीं है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में, कोई डिफरेंस एक्ट में मेंशन्ड नहीं है। तो इस बात को हमें समझ लेना है कि ऑपरेशन टर्म सीधे सीधे मेंबर से जुड़ा हुआ है। मेंबर के साथ अगर कोई अन्याय होगा, उसके अधिकारों का हनन होगा, शेयर होल्डर के साथ किसी तरीके का अन्याय या उत्पीड़न होगा तो उसे हम ऑपरेटिव बोलेंगे। और जब ऑन द होल वो कंपनी के लोगों, पब्लिक, मेंबर सभी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो हम उसे कुप्रबंध या मिसमैनेजमेंट का नाम देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि वो कौन से कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन दिए गए हैं या माना गया है कि कौन सी बातें अन्याय और कुप्रबंध के दायरे में आएंगी। तो हम इसे बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अन्याय और कुप्रबंध का दर्जा दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, एन अनरीजनेबल रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है, आपको पता है कि कंपनी के अंश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो सकते हैं, ज़्यादातर जो पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं या अंश होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कंपनी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन एक मेथड होता है। ट्रांसफर में अंश शेयर होल्डर की इच्छा से ट्रांसफर किए जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, और ट्रांसमिशन वो प्रक्रिया है जिसमें उस व्यक्ति के डेथ, इंसॉल्वेंसी के कारण उसके शेयर ऑटोमेटिकली उसके नॉमिनी को या जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर इच्छा से होता है, और ट्रांसमिशन जो होता है वो एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी अंशों का शेयर बिना किसी बात के उसे शेयर ट्रांसफर को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस तरह की बात को ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट माना जाएगा। मतलब मैं अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं किसी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन कंपनी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इस बात को ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट या अन्याय या कुप्रबंधन माना जाएगा। दूसरा, नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड एंड बुक्स। कोई कंपनी अपने जो उसकी वैधानिक पुस्तकें हैं उसका रिकॉर्ड अगर वो मेंटेन नहीं करती है तो ऐसी बात को अन्याय और कुप्रबंध के दायरे में रखा जाएगा, और इसके अंतर्गत न्यायालय की शरण ली जा सकती है या एनसीएलटी की शरण ली जा सकती है। कंटिन्यूएशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म।
अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो उसका कार्यकाल है, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अपने कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी उसे कंटिन्यू करता है, वो कर सकते हैं, उनके कार्यकाल का रिन्यूअल होता है, लेकिन अगर रिन्यूअल नहीं हुआ फिर भी वो काम कर रहा है, तो इस बात को ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट माना जाएगा, अन्याय और कुप्रबंध माना जाएगा। एक मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल के बाद उसे रिटायर होना होता है, वो रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर रिन्यूअल नहीं हुआ फिर भी वो काम कर रहा है, तो इसे गलत माना जाएगा और वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के दायरे में आएगा। Infighting among directors causing deadlock and serious prejudice to the functioning of the company. कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपस में ही लड़ रहे हैं और इससे कंपनी का नुकसान हो रहा है। प्रिजुडाइस मतलब हानि हो रही है, क्षति हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी में काम धाम रुक गया है, डेडलॉक हो गया है, तो इसे भी अन्याय और कुप्रबंध माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाया जा सकता है। जब कंपनी के डायरेक्टर ही लड़ रहे हैं और कंपनी का नुकसान हो रहा है तो जाया जा सकता है। मिस यूज ऑफ फंड्स बाय डायरेक्टर, अगर कंपनी के निदेशक कंपनी के पैसे का, फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसे अन्याय और कुप्रबंध तो निश्चित रूप से माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति में एनसीएलटी की शरण ली जा सकती है। नेक्स्ट, where no action is taken against the manager who misappropriated huge amount of the company, जब किसी मैनेजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने उस कंपनी की सब बहुत बड़ी अमाउंट का मिसयूज किया, सही प्रयोग नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी पर एनसीएलटी में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने उस मैनेजर पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, आपको भी पता है कि कंपनी जब बनती है तो उसे अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना होता है, जिसमें जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है तो उसका पैसा सीधे उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन वो खाता किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा अगर जो है वो ऑपरेट हो रहा है, संचालित हो रहा है, तो इसे भी अन्याय और कुप्रबंध माना जाएगा और एनसीएलटी की शरण ली जा सकती है। सेल ऑफ कंपनी एसेट एट मिजरेबल लो प्राइस एंड विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग विदाउट सेंडिंग नोटिस टू मेंबर्स, मतलब यहां पर यह बोला गया है कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनको मिजरेबल लो प्राइस में बेचा जा रहा है, किसी भी सदस्य से उसकी सहमति या स्वीकृति नहीं ली गई है कंपनी की सभाओं में, न ही किसी मेंबर को इस बात की जानकारी या नोटिस भेजी गई है। तो ऐसी गतिविधि गलत मानी जाएगी, अन्याय और कुप्रबंध से प्रेरित मानी जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी पर मुकदमा एनसीएलटी में दायर किया जा सकता है। होल्डिंग मीटिंग्स विदाउट सेंडिंग नोटिस टू मेंबर्स, आपको भी पता है कंपनी जब भी सभा बुलाती है, मीटिंग कॉल करती है, तो अपने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करती है, नोटिस करती है। नोटिस भेजना होता है। किसी भी सभा को बुलाने से 21 दिन पहले या 14 दिन पहले उन्हें नोटिस सर्कुलेट करना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नोटिस सर्कुलेट नहीं करते हैं तो इसे गलत माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति में कंपनी पर मुकदमा एनसीएलटी में दर्ज कराया जा सकता है और इसे अन्याय और कुप्रबंध माना जाएगा। लास्ट, where directors take no serious action to recover amounts embezzled, जहां कंपनी के डायरेक्टर्स पर बहुत जिम्मेदारी होती है, उन्हें रिकवर भी करना होता है ऐसे अमाउंट का जिनको गबन कर लिया गया है किसी के द्वारा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी के डायरेक्टर पर अन्याय और कुप्रबंध से संबंधित मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो ये लगभग 10 या 11 जो है एग्जाम्पल, जिससे आप ये जान सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें कंपनी पर मुकदमा एनसीएलटी में दर्ज किया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में जाना था, क्या माइनॉरिटी जाएगा, मेजॉरिटी जाएगा, कैसे जाएगा, ये बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट आएगा, या वो जो भी घटना होगी या खराब चीज होगी जिससे कंपनी का नुकसान होगा, अंशधारियों के राइट्स का हनन होगा, तो वो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए। आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इसका ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि अन्याय और कुप्रबंध क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी जाना। इसके सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि
कौन सी बातें होती हैं जो अन्याय और कुप्रबंध के दायरे में नहीं आती हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको ना कि कुछ लोग गलत भी मुकदमा दर्ज कर देते हैं, गलत भी न्यायालय की शरण ले सकते हैं, चले जाते हैं एनसीएलटी, तो उसे भी हम लोगों को जानना होगा कि किसे कैटेगराइज किया गया कि भाई ये अन्याय और कुप्रबंध नहीं है, कौन जा सकता है, मेंबर, उसकी संख्या क्या होगी, कितने लोग जा सकते हैं, कैसे मुकदमा दर्ज होगा और ट्रिब्यूनल क्या आदेश देगा, क्या ऑर्डर देगा, इसे भी हम लोग अपने उस सेकंड पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उस सेकंड पार्ट में, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में उस सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। थोड़ा एनसीएलटी के बारे में भी कभी हम सेपरेट इसकी क्लास जो है, इसकी क्लास बनाते हैं, करते हैं, और उसमें हम लोग एनसीएलटी के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। एनसीएलटी जिसे पहले कंपनी लॉ बोर्ड के नाम से जाना जाता था, तो इसे हम इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।